अम्मा, तुम किस मिट्टी की बनी हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं अब तुम्हारे जैसा गांव का कोई गंवार नहीं रह गया हूँ। मैं कलेक्टर हूँ, कलेक्टर। यह बात तुम्हें समझ में नहीं आती है क्या? हे भगवान, मैं तो माँ को समझाते समझाते थक गया हूँ, लेकिन क्या तुम्हें भी समझ में नहीं आता है क्या? अर्चना, अर्चना, कहाँ हो तुम? कहता हुआ प्रकाश अपना सिर पकड़कर अपनी माँ के पास से झल्लाता हुआ अर्चना की तरफ चला गया। उस समय अर्चना अपने गहने जेवर निकालकर यह सोच रही थी कि आज कौन सा गहना कौन से ड्रेस के साथ पहनूंगी। तभी प्रकाश गुस्से से अपने कमरे में जाते हुए अर्चना से कहा, अर्चना, तुमने अम्मा से बात नहीं की क्या कि आज हमारे घर में पार्टी होने वाली है? तो वह इधर उधर न घूमा करे। अभी जाकर देखो, अम्मा की चटोरी जीभ खाना खाने के लिए कितनी उतावली हुए जा रही है। जाकर उन्हें फिर से तुम सख्त हिदायत दे दो कि वह कमरे से बाहर न निकले और हो सके तो उनका खाना उनके कमरे में ही पहुंचा दो, ताकि वह भरपेट खाना खाकर पड़ी रहे अपने कमरे में ही। उन्हें बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना शहर के बड़े बड़े लोग आएंगे तो उनके सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। इतना कहकर प्रकाश फिर से पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने बाहर निकल गया। वहीं अम्मा जी फिर से अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गई। उन्हें आज अपने पति की बहुत याद आ रही थी। उन्हें वह पल याद आ रहा था जब प्रकाश छोटा था। तब वह कितना बीमार रहता था। तब वह न तो अपने खाने पीने का ध्यान रखती थी, न ही अपने पति के सेहत का ध्यान रखती थी। वह तो सिर्फ अपने बेटे की सेवा में ही दिन रात लगी रहती थी, ताकि वह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और उसी का दुष्परिणाम था कि उनके पति की काम की अधिकता और सही खान पान न मिलने के कारण तबीयत भी धीरे धीरे खराब रहने लगी, जिसके कारण एक दिन वे अपनी जिंदगी की जंग हार गए और परमात्मा में विलीन हो गए। लेकिन प्रकाश की माँ मीरा जी ने अपने पति की मृत्यु के बाद भी अपने बेटे को ही अपने जीवन का एकमात्र सहारा समझकर जीवन में आगे कदम हिम्मत करके आगे बढ़ाया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस बेटे के लिए उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, वही बेटा आज उनकी उपस्थिति में शर्मिंदगी महसूस करेगा। मीरा जी अपने अतीत की बातों को याद करके आंसू बहा रही थी। तब उन्होंने महसूस किया कि घर में मेहमानों का आना जाना शुरू हो चुका है। बाहर बन रहे पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। उस खुशबू के बीच सभी की हंसी ठिठोली की आवाज़ें अम्मा जी को उनके कमरे में सुनाई दे रही थी, पर उस हंसी ठिठोली में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो अपने कमरे में ही भली थी। उन्हें तो दिलचस्पी थी उन पकवानों में जिसे खाने को उनका जी ललचाने लगा था। आज बेटे बहू प्रकाश और अर्चना की शादी की 8वीं शादी की सालगिरह थी। आखिर उनका बेटा कलेक्टर जो है, तो पार्टी भी छोटी मोटी नहीं होगी। तो कई मेहमानों को बुलाया गया था, या यूं भी कह सकते हैं कि उनके दोस्तों और बहू के मायके वालों को बुलाया गया था। अम्मा जी या उनके परिवार में से किसी को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वैसे भी बेटे बहू की सख्त हिदायत के अनुसार अम्मा जी को तो अपने कमरे में ही रहना था। पता नहीं बेटे बहू ने यह हिदायत भी क्यों दी। वैसे भी अम्मा अपने कमरे से बाहर आती ही कहाँ हैं, क्योंकि अगर वो जरा सा भी बाहर आ जाती हैं तो बेटे बहू को अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि उनके बाहर आने मात्र से ही उनका पूरा घर गंदा हो जाता है। शायद उनके इस चमकीले सुंदर ईंट गारे के घर में अम्मा ही अकेली पुरानी वस्तु थी, जो उस घर में उस जिद्दी दाग धब्बे की तरह थी, जिसे हटाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन फिर भी वो अपनी छाप
उस जगह छोड़ ही देता है और अम्मा जी को घर से निकाले तो उनकी इज्जत पर धब्बा पड़ जाए। लोग कहने न लग जाएं कि इतना बड़ा कलेक्टर अपनी माँ की देखभाल भी नहीं कर पाया, इसलिए मजबूरी में ही सही अम्मा जी को घर में रखा था, लेकिन बस उनके कमरे तक सीमित रखा था। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और बहू अर्चना अम्मा के कमरे में आई। उसके हाथ में कोई पैकेट था। अम्मा जी के बिस्तर पर उसे रखते हुए बोली, अम्मा जी, इसमें साड़ी है, पहन लेना। कहीं कोई भूले चूके मेहमान कमरे में आ गया तो आपकी साड़ी को देखकर हमारी इज्जत तार तार हो जाएगी। और ढंग से हाथ मुंह धोकर कंघी कर लेना। अगर कोई कमरे में आता है तो नमस्ते, हाँ और हूँ में ही जवाब देना। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। अर्चना अपनी धुन में बोले जा रही थी, पर अम्मा उनका ध्यान अभी भी सिर्फ पकवानों की खुशबू पर ही था। तभी अर्चना उनके कंधों पर हाथ रखकर उन्हें झकझोरते हुए बोली, अरे सुन रही हो ना आप, मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ बहू, क्या बन रहा है आज? अम्मा ने अपनी जबान को होठों पर घुमाते हुए कहा। अर्चना ने अपना माथा पीट लिया और फिर से बोलना शुरू किया, हे भगवान, जब देखो बस खाने की लगी रहती है इनको। कुछ कहा मैंने? आपने वो सुना या नहीं? ढंग से तैयार हो जाना, बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आए तो हाँ और नहीं में ही जवाब देना, इसके अलावा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अर्चना एक बार फिर से अम्मा को उंगली दिखाकर समझाते हुए बोली। अम्मा ने हाँ में सिर हिला दिया और इतना ही कहा, बहू, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। सुबह सिर्फ एक कटोरी दलिया खाया था। अर्चना ने उन्हें घूर कर देखा, जैसे पता नहीं अम्मा ने उससे सारी संपत्ति ही मांग ली हो, और फिर कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद घर में काम करने वाली रेखा बाई कमरे में आई और अम्मा को एक थाली देते हुए बोली, अम्मा अभी तो ये खा लो। अम्मा जी ने ललचाई नज़रों से प्लेट में देखा तो एक रोटी, थोड़ी सी दाल और आलू की सूखी सब्जी रखी हुई थी। अम्मा ने उसकी तरफ आशा भरी नज़रों से देखा तो रेखा बाई बोली, अम्मा अभी तो पकवान बन रहे हैं ना, पूरी तरह से तैयार नहीं हुए, इसलिए मैं सुबह का ये बचा हुआ खाना ले आई हूँ ताकि कुछ देर तो आपकी भूख शांत रहे। अम्मा को भूख तो जोरों से लगी थी, इसलिए थाली लेकर उस थाली पर ही टूट पड़ी। अम्मा को इस तरह खाना खाते देखकर रेखा बाई की आंखों में भी आंसू आ गए। वह मन ही मन सोचने लगी, कोई कह सकता है कि ये कलेक्टर साहब की माँ है? वो कलेक्टर साहब जिनकी काफ़ी इज्जत है और खूब पैसे कमा रहे हैं। उनके बेटे बहू को देखकर तो बाहर वाले भी इनकी किस्मत पर रश्क करते हैं, पर इनसे तो हमारी किस्मत लाख गुनी अच्छी है। बेटा बहू मजदूरी करते हैं, मैं घरों में काम करती हूँ, लेकिन कम से कम रात का खाना एक साथ बैठकर तो खाते हैं। यहाँ तो बेटे को पता ही नहीं कि माँ के साथ क्या हो रहा है। सोचते सोचते रेखा बाई फटाफट अम्मा के कमरे की साफ सफाई करने लगी। वैसे अम्मा के कमरे में ज़्यादा कोई सामान तो था नहीं, इसलिए फटाफट व्यवस्थित हो गया। पूरे कमरे को व्यवस्थित कर बाहर से 2 कुर्सियां लाकर अम्मा के कमरे में रख दी गई ताकि कोई आए तो बैठने के लिए कुछ तो हो। तभी बाहर से अर्चना की आवाज़ आई तो रेखा बाई बाहर आ गई। इधर अम्मा ने फटाफट थाली साफ कर डाली, पर भला एक रोटी से क्या हो सकता था? भूख तो अभी भी जोरों से लग रही थी, पर बोलती किससे? मन मारकर थाली एक तरफ रख दिया, जैसे तैसे उठी और हाथ मुंह धोकर पैकेट में से साड़ी निकाली। साड़ी बिल्कुल नई थी, उस पर से टैग भी नहीं हटा था। पूरे 450 रुपए की साड़ी थी। उसे देखकर ही अम्मा खुश हो गई। मेरे बच्चों ने पहली बार मेरे लिए साड़ी खरीदी, पर साड़ी के साथ ब्लाउज और पेटीकोट तो था ही नहीं, इसलिए अपने पुराने ब्लाउज पेटीकोट के साथ ही साड़ी पहन ली। थोड़ी देर बाद सारे मेहमान बाहर इकट्ठे हो गए
तो केक काटने का वक्त हो गया। प्रकाश और अर्चना केक काटने के लिए एक साथ आ गए। तभी प्रकाश के किसी दोस्त ने कहा, अरे प्रकाश, घर में आंटी जी भी तो हैं, उन्हें भी तो बुलाओ। आखिर तुम्हारी जिंदगी का इतना खुशी का दिन है तो उन्हें तो यहाँ होना ही चाहिए भाई। उसकी बात सुनकर प्रकाश झेप गया। उसने अर्चना की तरफ देखा तो अर्चना बात बनाते हुए बोली, अरे भैया, बात ये है कि अम्मा जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, इसलिए वो बाहर नहीं आई। उन्होंने खुद ही मना किया है कि मुझे परेशान मत करना, वरना हमारा तो बड़ा मन था उन्हें बाहर लाने का, उन्हीं के हाथों से केक कटवाने का। आखिर सबको अपनी बातों से संतुष्ट कर अर्चना ने प्रकाश के साथ मिलकर केक काटा। इधर खाने पीने में सब लोग मशगूल हो गए। इतने में रेखाबाई ने एक प्लेट अम्मा के लिए खाना लगाया तो अर्चना ने उसे डांट दिया, ये क्या कर रही हो रेखा, ये प्लेट लेकर कहाँ जा रही हो? रेखा ने झेपते हुए कहा, मेम साहब, अम्मा को भूख लग रही होगी, उन्होंने एक ही तो रोटी खाई थी, तो एक रोटी भी काफ़ी है तसल्ली लाने के लिए। उनकी तो उम्र हो चुकी है, उनका तो पेट ही भर गया होगा। ये प्लेट छोड़ और जाकर तेरा काम कर, अम्मा का मैं देख लूँगी। यहाँ मेहमान सिर पर खड़े हैं और तुझे अम्मा की पड़ी है, चल जा यहाँ से। आखिर मजबूरन रेखाबाई को प्लेट वहीं रख कर अपने काम पर जाना पड़ा। इधर अर्चना अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गई। रात के 11 बज गए, लेकिन अम्मा जी को खाना तक नहीं दिया गया। अब तो अम्मा जी की भूख के मारे हालत खराब होने लगी। अब उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन पार्टी तो अभी तक चल रही थी, लेकिन जब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ तो आखिर मजबूरी में ही सही वे उठकर अपने कमरे से बाहर आ गईं। उन्हें बाहर देखकर प्रकाश का मूड खराब हो गया। वह धीरे से अर्चना पर बिगड़ते हुए बोला, अर्चना, तुमसे कहा था ना मैंने, ये अम्मा बाहर क्या कर रही हैं? तुम्हें मेरी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है क्या? अंदर लेकर जाओ इन्हें अभी के अभी। अर्चना फटाफट अम्मा के पास गई और उन्हें अंदर धकेलते हुए बोली, अम्मा जी, आप बाहर क्या कर रही हो? आपकी तबीयत खराब है ना? चलिए अंदर चलिए, आराम कीजिए। लेकिन अम्मा भूख से तड़प रही थी तो सबके सामने ही बोल पड़ी, बहू, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। उनकी बात सुनकर सब लोग हैरानी से अम्मा की तरफ देखने लगे। इतने बड़े कलेक्टर की माँ अभी तक भूखी प्यासी बैठी है, जबकि कलेक्टर साहब सबको पकवान खिला रहे हैं। कुछ लोग दबी जुबान से बातें करने लगे। कुछ बातें प्रकाश और अर्चना के कान तक भी पहुंची। आखिर अर्चना अम्मा को अंदर जबरदस्ती खींचते हुए ले गई। जबरदस्ती उन्हें उनके पलंग की तरफ धकेलते हुए बोली, खबरदार, जो आप बाहर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शर्म नहीं आती अपने बेटे की इज्जत इस तरह से उछालते हुए? क्या बताना चाहती हैं आप लोगों को कि हम आपको भूखे रखते हैं? आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले जो बाहर आप रायता फैलाकर आई हैं उसे तो समेटूं। कहकर अर्चना बाहर आ गई और बाहर आकर सबके सामने ही रेखाबाई को बोली, रेखाबाई, जल्दी से अम्मा को एक प्लेट खाना लगाकर दे दो। अम्मा भी ना जब से बूढ़ी हुई हैं तब से भूल ही जाती हैं। अभी शाम को ही उन्होंने खाना खाया था। अर्चना ने बात को घुमाने की कोशिश की। रेखाबाई फटाफट एक प्लेट में खाना लगाकर अम्मा को देने गई तो देखा कि अम्मा रो रही थी। रेखाबाई को देखते ही अम्मा बोली, देख रेखा, बहू ने कितनी जोर से धक्का मारा है मुझे, मेरे हाथ पर चोट लग गई। रोते रोते अम्मा ने अपनी चोट रेखा को दिखाई, जिसमें से खून बह रहा था। रेखा अम्मा के पास बैठते हुए बोली, क्यों बर्दाश्त करती हो अम्मा जी? भला आपके पास क्या कमी है? फिर बेटे बहू के एक टुकड़े की मोहताज क्यों हो? जानती हूँ रेखा, गांव में मेरे पास जमीन जायदाद सब कुछ है। चाहूँ तो आज अपने लिए नौकर रख सकती हूँ, लेकिन परिवार तो चाहिए ना साथ में रहने के लिए। अकेली मैं क्या कर सकती हूँ? वहाँ की खेती बाड़ी से जो भी पैसा आता है वो सब भी तो बेटे बहू रख लेते हैं। ये दोनों अच्छे से जानते हैं कि इनके अलावा
मेरा कोई भी नहीं है, तो आखिर मैं कहाँ जाऊंगी? इसलिए ये लोग मेरे साथ। कहते कहते अम्मा की रुलाई छूट गई। अम्मा, पति के बगैर बेटे को पढ़ाकर कलेक्टर बना सकती हो, अपने दमखम पर पूरी जमीन जायदाद तो संभाल सकती हो, और आप कहती हो कि आप क्या कर सकती हो? आपके इतने बुरे दिन तो नहीं आए कि आप रोटी के लिए मोहताज हो जाओ? अम्मा, भले ही एक रोटी खाओ, लेकिन स्वाभिमान की तो खाओ। इतने में बाहर से अर्चना ने रेखाबाई को आवाज़ लगाई, तो रेखाबाई फटाफट कमरे से बाहर चली गई। रेखाबाई की बात का अम्मा पर बहुत गहरा असर हुआ। काफ़ी देर तक आंखों में आंसू लिए वह उस खाने की प्लेट को देखती रही, लेकिन जोरों की भूख लगी होने के बावजूद भी उन्होंने उस प्लेट को छुआ तक नहीं। थोड़ी देर बाद रेखाबाई प्लेट लेने कमरे में आई तो देखा कि खाना वैसे के वैसे ही रखा हुआ था। अम्मा बस छत की तरफ निहार रही थी। रेखाबाई ने पूछा, क्या हुआ अम्मा, आपने खाना क्यों नहीं खाया? नहीं चाहिए मुझे ये तिरस्कार की रोटी, ले जा इसे वापस। रेखाबाई ने अम्मा को मनाने की कोशिश की, लेकिन अम्मा ने खाना खाया तक नहीं। तब तक बाहर पार्टी भी खत्म हो चुकी थी। अर्चना और प्रकाश भी कमरे में आ गए और आते ही अम्मा पर चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या जरूरत थी आपको बाहर आने की? थोड़ा सा भी मेरा इज्जत का ख्याल नहीं था आपको? आपको सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है तो कद्र नहीं है। एक खाने के पीछे इतना बवाल कर दिया। लोग दबी जुबान में कैसी बातें बना रहे थे। अगर ऐसा ही चला तो आपको वापस गांव भेज देंगे, फिर रहना अकेली। इतने में अर्चना की नज़र खाने पर पड़ी। लो, जिस खाने के पीछे इतना हंगामा किया वो प्लेट तो ऐसे ही भरी पड़ी है। खाना है तो खाइए, नहीं तो भगवान का नाम जपिए। मुझसे नहीं उठाए जाते आपके नखरे। उसने प्रकाश की तरफ देखते हुए कहा। बस प्रकाश, बहुत हो चुका। मैं नहीं उठा सकती इनके नखरे। इनको वापस गांव भेज दो। ठीक है, मैं कल ही इन्हें गांव भेज देता हूँ। वहाँ अकेली रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। प्रकाश ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा और दोनों कमरे से बाहर आ गए। प्रकाश ने दूसरे ही दिन अम्मा को गांव भेज दिया। गांव आने के बाद अम्मा ने सबसे पहले अपने वकील को बुलाकर अपनी सारी जमीन जायदाद से प्रकाश को बेदखल कर दिया। वसीयत के अनुसार उनके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी। वह ट्रस्ट जो बुजुर्गों और अनाथ बच्चों के लिए काम करती थी। साथ ही अपने बड़े से घर का आधा हिस्सा उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए दे दिया और आधे हिस्से में खुद रहने लगी। खेती बाड़ी का काम करने के लिए लोग आते ही थे, तो उनमें से एक आदमी को घर के काम करने के लिए रख लिया और अब अम्मा सुकून की और स्वाभिमान की रोटी खाने लगी। साथ ही इस बार खेती बाड़ी से होने वाली इनकम को उन्होंने अपने पास ही रख लिया। जब पैसा प्रकाश के अकाउंट में नहीं गया तो प्रकाश और अर्चना दोनों गांव ही आ गए और आते ही उन्होंने देखा कि घर के आधे हिस्से में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और आधे हिस्से में अम्मा रह रही है। तो आते ही वह अम्मा से बोला, अम्मा, क्या इस बार खेती बाड़ी में इनकम नहीं हुई जो अकाउंट में पैसे नहीं डाले, और ये बच्चे यहाँ पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? अम्मा ने कहा, कमाई तो हुई है बेटा, पूरे 10 लाख की, और ये बच्चों को मैंने आधा हिस्सा पढ़ाई करने के लिए दे दिया है और जो इनकम हुई उसे मैं अपने अकाउंट में डलवा ली। आप इतने पैसों का क्या करेंगी अम्मा जी? और आपने किससे पूछकर अपने घर का आधा हिस्सा बच्चों को पढ़ने के लिए दे दिया? ऐसे तो धीरे धीरे ये लोग अपना ही अधिकार जमा लेंगे इस घर पर। इस बार अर्चना ने कहा तो अम्मा जी ने गुस्से से कहा, क्यों? संपत्ति मेरी थी, मेरी मर्जी, मैं चाहे जैसे इस्तेमाल करूं तो मैंने कर लिया। और वैसे भी तुम होते कौन हो ये सब पूछने वाले? हम आपके बेटे बहू हैं अम्मा जी, और हम आपका अच्छा बुरा बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए यह सब आपको समझा रहे हैं। तभी अम्मा जी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा हाँ, वही बेटे बहू,
जो अपनी बूढ़ी माँ को एक रोटी तक के लिए तरसा देते हैं। और वैसे भी अब तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। मैंने तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है। अब यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने शहर, अपने घर जा सकते हो। तुम्हें तुम्हारा शहर और तुम्हारी नौकरी मुबारक हो। और रही मेरे मरने के बाद कंधा देने की बात, तो वह अधिकार भी मैं तुमसे छीनती हूँ। तुम मेरे मरने के बाद मेरी अर्थी को कंधा देने मत आना, क्योंकि यहाँ के लोग जिंदा दिल इंसान हैं। यहाँ इंसानियत अभी भी बाकी है, जो मुझे स्वाभिमान के साथ कंधा देने शमशान तक लेकर जाएंगे। और हाँ, एक प्रार्थना भगवान से जरूर करूँगी कि जितना कष्ट तुमने मुझे दिया है, भगवान करे तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ वैसा न करें। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, सीढ़ी को सीढ़ी लगी रहती है। ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, और जब पड़ती है तो उठने लायक भी नहीं छोड़ती। अम्मा का इतना गुस्सा भरा चेहरा देखकर उनकी हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की, और वे वहाँ से चुपचाप चले गए। अपने घर में जाकर अर्चना तो सामान्य जीवन जीने लगी, लेकिन प्रकाश को हर पल माँ के कहे शब्द याद आते, माँ का चेहरा याद आता, माँ की बेबसी याद आती। वह समझ रहा था कि इंसान को किसी भी चीज़ की कीमत उसको पाने के पहले या खोने के बाद पता चलती है। कुछ दिन तक तो वह घुट घुट कर जीता रहा, लेकिन एक दिन उसे बहुत ही बेचैनी महसूस होने लगी, तो उसने अपनी माँ से मिलने का मन बनाया और निकल पड़ा गांव की ओर। वहां जाकर जो मंजर देखा, उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अम्मा जी की अर्थी को 4 लोग अपने कंधे पर उठाकर शमशान की ओर लेकर जा रहे हैं, और पूरा गांव अम्मा की याद में चीख पुकार कर रहा है। और वह बदनसीब यह सारा नज़ारा अपनी आंखों से देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तो दोस्तों, 4 किताब पढ़ लेना या बहुत ऊंचे पद पर बैठ जाना ही इंसानियत नहीं होती, बल्कि हर मानव के साथ मानवता का व्यवहार करें, वही वास्तव में मानव कहलाता है, वही सच्चा इंसान होता है। आजकल देखा जाता है, गांवों में तो माँ बाप की इज्जत की जाती है, लेकिन शहरों में अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को उनके बच्चे कबाड़ की वस्तु समझने लगते हैं, और उनके लिए सही जगह वृद्धाश्रम को ही चुनते हैं। जबकि वही माँ बाप थे जिन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना करके अपने बच्चों को उस मुकाम तक पहुँचाया है, उसकी कद्र ही नहीं करते, जो कितनी गलत बात है। इसलिए दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि आप भी अपने माँ बाप की सेवा और इज्जत किया करें। इस कहानी में अम्मा जी ने अपने बेटे बहू को अपनी संपत्ति और यहाँ तक कि अपनी अर्थी को भी कंधा देने से वंचित किया। यह सही था या गलत? अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।